मतलब ये है क्या? असल में ये सभी जीवधारियों की आधारभूत संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। हमारा पूरा शरीर ऐसी ही अनगिनत कोशिकाओं से मिलकर बना है। बिल्कुल। और कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटोलॉजी। हाँ, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है। तो कहानी शुरू कहाँ से होती है? मतलब सबसे पहले किसने खोजा इसे? सबसे पहली खोज हुई 1665 में रॉबर्ट हुक ने की थी, लेकिन उन्होंने एक मृत कोशिका, एक डेड सेल को खोजा था। अच्छा, एक मृत कोशिका। इसीलिए उन्हें फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं ना? एकदम सही। लेकिन यहाँ एक और दिलचस्प बात है। क्या? पहली जीवित कोशिका मतलब लिविंग सेल, उसकी खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक ने की थी। ओह अच्छा, तो दोनों नाम याद रखने जरूरी हैं। मृत कोशिका के लिए रॉबर्ट हुक और जीवित के लिए ल्यूवेनहॉक। जी इसके बाद ही फिर कोशिका सिद्धांत आया होगा, जिसे श्लाइडन और श्वान ने दिया था। हाँ, बिल्कुल। इस सिद्धांत के कुछ मुख्य बिंदु हैं। हम्म। पहला तो ये कि हर जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। सिर्फ एक कोशिका से। हाँ, और दूसरा, हर जीव का शरीर या तो एक कोशिका का बना है या फिर कई कोशिकाओं का। और तीसरा पॉइंट शायद केंद्रक से जुड़ा है। सही पकड़ा। कोशिका की उत्पत्ति प्रक्रिया में केंद्रक यानी न्यूक्लियस मुख्य भूमिका निभाता है। वही पूरे सेल को कंट्रोल करता है। ठीक है, अब कुछ सबसे महत्वपूर्ण तथ्यों पर आते हैं, जैसे दुनिया की सबसे छोटी कोशिका वो है माइकोप्लाज्मा। माइकोप्लाज्मा। जी। और सबसे बड़ी कोशिका? शुतुरमुर्ग का अंडा। ये तो काफी आम जानकारी है। जी। अब मानव शरीर की बात करते हैं। मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका कौन सी है? वो है शुक्राणु यानी स्पर्म, जो पुरुषों में पाया जाता है। और सबसे बड़ी? सबसे बड़ी कोशिका है अंडाणु यानी ओवम, जो महिलाओं में पाया जाता है। यहाँ एक और बात पर ध्यान देना होगा। जी। सबसे लंबी कोशिका, क्योंकि बड़ी और लंबी में अंतर है। बिल्कुल। सबसे लंबी कोशिका है तांत्रिक कोशिका, जिसे हम न्यूरॉन भी कहते हैं। न्यूरॉन। हाँ, तो बड़ी और लंबी का ये अंतर याद रखना बहुत जरूरी है। चलिए अब कोशिका के अंदर चलते हैं, इसकी संरचना को देखते हैं। सबसे बाहरी परत से शुरू करते हैं। ठीक है, तो सबसे बाहर होती है कोशिका झिल्ली मतलब सेल मेम्ब्रेन। ये जंतु और पादप दोनों कोशिकाओं में होती है। और इसका काम क्या है? ये अर्धपारगम्य होती है, सेमी परमिएबल, मतलब ये कंट्रोल करती है कि कोशिका के अंदर क्या आएगा और बाहर क्या जाएगा। एक तरह का गेटकीपर। हाँ, कह सकते हैं। लेकिन पादप कोशिकाओं में इसके बाहर एक और परत होती है। अच्छा। जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये सिर्फ पौधों में होती है और उन्हें कठोरता देती है। और ये बनी किस चीज से होती है? ये सेल्यूलोज की बनी होती है। वैसे जीवाणुओं में ये पेप्टिडोग्लाइकिन और कवक में काइटिन की बनी होती है। समझ गया। अब कोशिका के केंद्र में आते हैं, मतलब केंद्रक पर। केंद्रक यानी न्यूक्लियस, इसे कोशिका का दिमाग कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी? इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। जैसा हमने पहले भी कहा, ये पूरी कोशिका को नियंत्रित करता है। केंद्र के पास ये जो जाली जैसी संरचना है, ये क्या है? इसे कहते हैं अंतःप्रद्रवीय जालिका या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। इसके भी दो प्रकार हैं। एक होती है चिकनी स्मूथ ईआर, जो कार्बोहाइड्रेट और वसा बनाती है, और दूसरी होती है खुरदरी रफ ईआर। और वो खुरदरी क्यों होती है? क्योंकि उस पर राइबोसोम चिपके होते हैं। राइबोसोम, ये तो बहुत महत्वपूर्ण है। इन्हें प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं ना? बिल्कुल, क्योंकि ये प्रोटीन बनाते हैं और ये कोशिका का सबसे छोटा अंग भी है। अच्छा, ये सबसे छोटा है। हाँ, और राइबोसोम भी दो तरह के होते हैं। 70S जो बैक्टीरिया जैसे छोटे जीवों में मिलता है, और दूसरा? और 80S जो हम मनुष्यों और पौधों जैसी विकसित कोशिकाओं में पाया जाता है। ऊर्जा कहाँ से आती है? ऊर्जा के लिए है माइटोकॉन्ड्रिया। कोशिका का पावर हाउस। जी, या ऊर्जा ग्रह। इसका काम है भोजन का ऑक्सीकरण करके ऊर्जा बनाना, एटीपी के रूप में। मैंने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर उंगलियों जैसी संरचनाएं होती हैं। हाँ, उन्हें क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी, ओके। अगला अंग है लाइसोसोम। लाइसोसोम, जिसे आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। अच्छा। तो जब कोशिका का कोई अंग काम नहीं करता तो ये उसे नष्ट कर देता है, और जब पूरी कोशिका ही काम करना बंद कर देती है तो ये खुद फट जाता है और पूरी कोशिका को ही खत्म कर देता है। वाह, तो ये सफाई का काम भी करता है। हाँ, बिल्कुल। इसके बाद है गोल्जी काय, यानी गोल्जी बॉडी। इसका काम है पदार्थों का परिवहन करना। आप इसे कोशिका का ट्रैफिक मैनेजर कह सकते हैं। ट्रैफिक मैनेजर, दिलचस्प है। फिर आता है तारक काय यानी सेंट्रोजोम। ये सिर्फ जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है और कोशिका विभाजन में मदद करता है। ठीक है, केवल जंतु कोशिकाओं में। जी। और ये रसधानी क्या है? वैक्यूल्स। इनका काम है जल और दूसरे तरल पदार्थों को जमा करना। पादप कोशिकाओं में ये बहुत बड़ी होती हैं और जंतु कोशिकाओं में काफी छोटी। अच्छा, और अब आखिरी? लवक यानी प्लास्टिड्स। हाँ, लवक। ये भी केवल पादप कोशिकाओं में पाए जाते हैं और ये 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है हरित लवक, जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये तो प्रकाश संश्लेषण वाला है। बिल्कुल, ये भोजन बनाता है। इसे पादप कोशिका की रसोई भी कहते हैं। रसोई, ठीक है। दूसरा? दूसरा है आवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट। ये रंगहीन होता है और जड़ों में पाया जाता है, जहां ये भोजन संग्रह करता है। और तीसरा? तीसरा है वर्णी लवक यानी क्रोमोप्लास्ट। ये फलों और फूलों को रंग देता है। अच्छा, जैसे टमाटर का लाल रंग। हाँ, टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन के कारण, गाजर का रंग कैरोटीन के कारण और चुकंदर का रंग बीटानिन के कारण होता है। बहुत बढ़िया। तो आप जल्दी से जंतु और पादप कोशिका में मुख्य अंतर देख लेते हैं। ठीक है। जंतु कोशिका आमतौर पर गोलाकार होती है, जबकि पादप कोशिका चौकोर होती है। और जंतु कोशिका में सीलिया और फ्लैजेला होते हैं, जो गति में मदद करते हैं। सही है। और पादप कोशिका में, जैसा हमने देखा, कोशिका भित्ति, लवक और एक बहुत बड़ी रसधानी होती है, जो जंतु कोशिका में नहीं होती। ठीक है। कोशिकाओं को एक और आधार पर भी बांटा गया है,
प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, इनमें क्या फर्क है? प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं मतलब अर्धविकसित होती हैं। इनमें केंद्रक ठीक से विकसित नहीं होता और 70S राइबोसोम होते हैं। जैसे कि बैक्टीरिया? बिल्कुल। और यूकैरियोटिक कोशिकाएं पूरी तरह से विकसित होती हैं। मतलब इनमें विकसित केंद्रक होता है। हाँ, विकसित केंद्रक होता है और 80S राइबोसोम पाए जाते हैं, जैसे पौधे और जानवर। समझ गया। मतलब प्रोकैरियोटिक अविकसित हैं और यूकैरियोटिक पूरी तरह से विकसित। एकदम सही।